पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया, मशरक़ वुस्ता और मशरक़ी अफ्रीका के कई ममालिक को सहराई टिड्डी दल के बदतरीन हमले का सामना है। 2018 में मशरक़ वुस्ता में आने वाले समुद्री भगोलों से होने वाली बारिशों से सहराओं में टिड्डी दल की अफजाइश हुई। ये टिड्डियां मशरक़ वुस्ता से मशरक़ी अफ्रीका और जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत तक पहुंच गई हैं। इस वक्त दुनिया के 23 ममालिक टिड्डी दल से ज्यादा मुतासर हुए हैं। टिड्डी दल का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन ज़रर रसा नकल मकानी करने वाले कीड़ों में होता है। 1 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित एक छोटे झुंड में 8 करोड़ तक टिड्डियां हो सकती हैं, जो एक दिन में 35,000 अफराद जितनी खुराक खा सकती हैं, जबकि एक बड़ा झुंड जिसे स्वाम कहा जाता है 18 लाख मीट्रिक टन खुराक खा सकता है, जो 8 करोड़ 10 लाख अफराद की खुराक के मुसावी है। एक टिड्डी एक दिन में अपने वजन के बराबर खुराक खा सकती है। एक बड़े झुंड में अरबों टिड्डियां होती हैं। टिड्डी दल की औसत उम्र 12 हफ्ते होती है और एक टिड्डी 200 से 1200 तक अंडे देती है। टिड्डी दल रोजाना औसतन 150 किलोमीटर तक फासला तय करता है। जहां रुके वहां फसलों, चारे और हरियाली का सफाया कर जाता है। ये अपनी पूरी जिंदगी में 2000 किलोमीटर तक सफर करता है और अफजाइश के लिए मुनासिब जगह मिलते ही रुक जाता है। नमी वाले सहरा अफजाइश नस्ल के लिए टिड्डी दल का पसंदीदा इंतखाब होते हैं। टिड्डी दल इंसानों या जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। पाकिस्तान के चारों सूबों में 61 अजला टिड्डी दल से मुतासर हुए हैं। ज्यादा अफजाइश बलूचिस्तान के अजला में हो रही है। टिड्डी दल पर काबू ना पाया गया तो मुल्की ज़री मईशत को 800 अरब तक का नुकसान हो सकता है। टिड्डी दल की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए हमने रुख किया बखर का, जहां पंजाब का 80% चना पैदा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सहराए थल से पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, 2020 पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान के लिए अभी तक कोई बहुत अच्छा साल साबित नहीं हुआ। एक तरफ कोरोना वबा के फैलाव की वजह से पूरी दुनिया परेशानी में मुब्तला है, तो वहाँ पाकिस्तान के अंदर भी केसेस में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो बड़ा चैलेंज जिसका पाकिस्तान को इस वक्त सामना है वो है टिड्डी दल का पाकिस्तान पे हमला। और पाकिस्तान के 60 से ज़ायद अजला पर टिड्डी दल का हमला हुआ है। और ये टिड्डी दल जो है इसने पंजाब के कई अजला पे अटैक किया, सिंध के अंदर किया, बलूचिस्तान में और KPK के भी कुछ इसने अजला पे अटैक किया। और इसके ख़िलाफ़ एक पूरे मुल्क में एक नेशनल एक्शन प्लान जनवरी में तरतीब दिया गया कि किस तरह से टिड्डी दल के खिलाफ सर्वेलेंस करनी है और किस तरह से इसे कंट्रोल करना है। अब तक की जो कार्रवाई है टिड्डी दल के खिलाफ, उसमें पंजाब के अक्सर इलाके क्लियर हो गए हैं और सिंध के भी अक्सर अजला क्लियर हो गए। 2-3 अजला के अंदर टिड्डी दल का अटैक है। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा है। टिड्डी दल का अटैक बहुत शदीद है, सवीर है। और मैं मौजूद हूँ इस वक्त, जिस तरह बताया कि बखर मैं मौजूद हूँ और ये सहराए थल है। और पंजाब के अंदर इस एरिया में सबसे ज़्यादा इन्फेस्टेशन थी टिड्डी दल की। अब टिड्डी दल है क्या? टिड्डी तो ये टिड्डियाँ होती हैं और दल इसे इसलिए कहा जाता है, दल लफ्ज़ जो है ये झुंड या लश्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ये टिड्डियाँ जो हैं ये लोकस्ट ये झुंड में और ये एक लश्कर की सूरत में ट्रैवल करती है, तो इसलिए इसे टिड्डी दल कहा जाता है। और सहराए थल में जिस तरह मैंने बात की कि सबसे ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग अटैक था पंजाब के अंदर। और ये वो एरिया है कि जहाँ पे इसकी इन्फेस्टेशन भी हुई, यहीं पे इसकी ब्रीडिंग हुई और 6 से 7 मुख्तलिफ यहाँ पे इसके अटैक्स आए। लेकिन बड़ी कामयाबी के साथ यहाँ के ज़रिए इंतज़ामिया ने, यहाँ के ज़राअत के महकमे ने, दीगर डिपार्टमेंट से, पाक आर्मी की तरफ से और तमाम महकमों ने मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ, प्लांट प्रोटेक्शन का महकमा हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी हो गया, तमाम ने मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ किस तरह से टिड्डी दल को शिकस्त दी। और यहाँ पे चने की फसल सबसे ज़्यादा होती है। तकरीबन 80% ऑफ दी टोटल जो पाकिस्तान में ओवरऑल जो होती है पैदावार होती है, उसका 80% सिर्फ इस एरिया में होता है, बखर में होता है पैदा। और नाजरीन, किस तरह से तबाही मचाई है टिड्डी दल ने यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा एक मंजर दिखाता हूँ। ये एक दरख्त है, ये दरख्त आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसके सारे पत्ते जो हैं ये चट कर गया है, साफ कर गया है टिड्डी दल का। इस तरह के बहुत सारे दरख्त हैं, पौधे हैं, फसलें हैं जिन पे ये अटैक आया और उसे नाकाम बनाया गया। ये एक मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा दरख्त आप देखें, ये
मुकम्मल तौर पर यह हरा भरा दरख्त था, इस पे टिड्डी दल का अटैक हुआ, इस पे आके टिड्डियाँ बैठीं और तमाम पत्ते इसकी मुकम्मल तौर पर साफ़ कर गई। अगर ये कोई फलदार दरख्त होता तो यकीनी तौर पर जो फल होता उसे भी बुरी तरह से टिड्डी दल ने मुतासिर करना था। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम करने का मकसद है उसमें हम आपको एक तो बताएंगे बखर से ये प्रोग्राम करने का बिलखुसूस मकसद ये है कि बखर में तकरीबन 99.99% कामयाबी हासिल हुई है और एक ये सक्सेस स्टोरी है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि किस तरह से इतने बड़े चैलेंज का पाकिस्तान ने सामना किया, यहाँ की इंतज़ामिया ने सामना किया कोऑर्डिनेशन के साथ। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बताया ये जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि तकरीबन कोई 60 से 70 सालों में सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक था टिड्डी दल का इस रीजन के अंदर, और पिछले 27 साल बाद इस एरिया में टिड्डी दल का पाकिस्तान के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक आया। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताया जा रहा है कि ये 60 साल या 70 साल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इस रीजन के अंदर था, जो कि इस वक्त भी खतरा मौजूद है। इस वक्त तो जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त तो काबू पा लिया गया है, लेकिन आगे के लिए जो खदशात और ख़तरात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जून के महीने के आखिर में या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में अफ्रीका से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से और ईरान से एक और बहुत बड़ा स्वाम आ सकता है टिड्डी दल का, जो कि पूरे इन एरियाज़ को अपनी लपेट में ले सकता है। फसलें मुतासिर हो सकती हैं और ओवरऑल जो असेसमेंट्स हैं हम आपको आज बताएंगे प्रोग्राम में कि जो रबी की फसल थी वो कितनी ज़्यादा मुतासिर हुई, जो मुख्तलिफ मिसपरसेप्शन है कि आया पाकिस्तान के अंदर फसलें बहुत ज़्यादा तबाह होगी। आज हम आपको ग्राउंड रियलिटी बताएंगे कि असल सिचुएशन यहाँ की क्या है। हम प्रोग्राम के पहले 2 हिस्सों में आपको बताएंगे बखर से कि यहाँ की इंतज़ामिया, आर्म्ड फोर्सेस, पाक आर्मी की तरफ से किस तरह का मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पे एफर्ट की गई और इस वक्त किस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे जारी है। नाज़रीन, ज़िला बकर की तहसील मानकिरा में मैं मौजूद हूँ। कुछ बागात के अंदर यहाँ पे तरबूज भी होता है और सिट्रस फ्रूट्स पे मुख्तलिफ यहाँ पे होते हैं, मीठा, मौसमी और अमरूद के यहाँ पे बागात हैं और बड़ी पूरे दूर दूर तक ये फैले हुए हैं बागात। और यहाँ पे भी टिड्डी दल का बड़ा एक सख्त अटैक, जिस तरह मैंने बताया पहले कि इस पूरे इलाके में हुआ था और यहीं पे इसकी अफजाइश भी हुई थी और बहुत एक स्ट्रॉन्ग अटैक था। लेकिन फसलें जो हैं उन पे अटैक भी आया, बागात पे अटैक आया, लेकिन नुकसानात जो हैं वो कदर कम हुए। एक ये मैं आपको पौधा दिखा रहा हूँ, ये एक फलदार पौधा है जिसे बुरी तरह से मुतासर किया है टिड्डी दल ने। ओवरऑल तकरीबन बचत हो गई है इस बाग के अंदर, लेकिन कुछ पौधे जो हैं वो मुतासर हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे चंद एक पौधे, जिनमें से एक आप ये देख रहे हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग अटैक इसका होता है पौधे के ऊपर कि आप देखें इसकी जो स्किन है ये तक बिल्कुल खुश्क कर दी है टिड्डियों ने मुकम्मल तौर पर। और इसी तरह से किलोमीटर्स के हिसाब पे ये फैल जाती है टिड्डी दल और बिल्कुल फसलें, जो भी बागात, फसलें, ग्रीनरी, हरियाली जो भी सामने आता है सबका सफाया कर जाती है। कुछ किसान मेरे साथ जहाँ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं जिन्होंने ये बागात वगैरह लगा रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा जी, यहाँ पे कब अटैक आया और किस नौइयत का अटैक था टिड्डी दल का? ये तकरीबन 1 मई से ये बहुत ज़्यादा मकड़ी आई यहाँ पे टिड्डी, और इतना बड़ा बाग है हमारा, ये तकरीबन 56 एकड़ बाग है, 5600 पौधा है। तो 3 बंदे इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जब टिड्डी आई तो हमने महकमा ज़राअत वालों को कॉल की और वो पाक फ़ौज वाले भी आ गए और रात भर यहाँ ऑपरेशन रहा और उनकी मदद से ये तकरीबन हमारे, आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत है हमारा बाग। और जब आया था टिड्डी दल का हमला उस वक्त तो आपको लगा होगा कि ये सब कुछ सफाया कर जाएगी, हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा? जी, ये तो अब भी सोच के डर लगता है। 4 बंदे क्या कर सकते हैं इतने बड़े बाग में, तो उनकी मदद से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा था शुरू में कि ये ख़त्म हो जाएगा सारा। हाँ जी, क्यों नहीं, ये आप देख सकते हैं, ये कोई इतना खा गई, ये अगर सारा खा जाती तो, अगर ये ना पहुँचते पाक फ़ौज वाले या महकमा ज़राअत वाले तो ये हाल होना था हमारा। यानी कि सिर्फ पौधा नहीं, उसके ऊपर जो भी फल होता है मुकम्मल तौर पर उसका सफाया हो जाता है और यकीनी तौर पर वो तमाम जवान, वो तमाम अहलकार जिन ने जहाँ पे आके इन किसानों की मदद की है, इनके बागात को, इनकी फसलों को तबाह होने से बचाया है,
वो दाद के मुस्तहिक हैं और उन सबको क्रेडिट यकीनी तौर पर जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। सर, जब टिड्डी दल का यहाँ पे अटैक आया, शुरू में जनवरी में आया, फिर फरवरी में, फिर बाद में भी आए, मुख्तलिफ उनके लश्कर यहाँ पे आते रहे, ये बताइएगा कि आपने ज़रा फसल यहाँ काश्त की हुई थी, शुरू में जब आपने देखे इतने बड़े बड़े उनके लश्कर यहाँ पे आ रहे हैं टिड्डी दल के, तो क्या कैफियत थी आपकी बतौर किसान, यहाँ कैसे देख रहे थे हालात को? सर एक फसल थल चने की एक फसल काश्त करते हैं सर, वो बहुत खौफजदा लोग बेतहाशा परेशान भी तिड्डी इतनी तिड्डी पैदा हुई कि अल्लाह का एक अजाब आई असा देते तो इतने खौफजदा है भाई सारी बच्चों की रोज़ी या सारी रोज़ी का क्या बन सी। तो ये आपकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपने ये देखा इतना बड़ा अटैक? मेरी ज़िंदगी सर पहली दफ़ा आई, पहले को बुजुर्गों की ज़िंदगी चाहिए था, ये सारी ज़िंदगी पहली दफ़ा आई सर। इतने खौफजदा बड़ा अटैक था, बहुत बेतहाशा सर। पाक फौज ने हद तो ज़्यादा सारी मदद की थी, बल्कि बड़ा मुश्किल नाल सारी तिड्डी तो जिंद छुटी है, वरना फसल सारे इंजे नहीं बे को सफाया थी गए, कोई ना कोशिश जिम्मेदारों के हथे आई है, बच गई है पाक फौज। तो इस जवानों ने मदद नाल स्प्रे भी बार बार ये नहीं को स्प्रे की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं, जाके कोई सुस्ती करते रहे। एक बजे रात दे असा कॉल की थी तो सारी तो मेहरबानी की थी ना। सर आप बताइएगा, आपकी किस चीज़ की फसल आपने काश्त की हुई थी और आपका किस तरह के नुकसान हुए, और जब टिड्डी दल का अटैक आया था आपकी फसल मुतासर हुई इससे? हमारे सर बागात हैं, हमारे किन्नू के माल्टे के बागात हैं। तो जब आई थी टिड्डी दल उस वक्त तो आपको लग रहा होगा, शुरू में तो लगा होगा कि ख़त्म हो जाएगा, शायद सारा कुछ चट कर जाएगी? जी जी, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। हमारे तो बस में कुछ नहीं था, हम तो कर कुछ नहीं सकते थे। ज़्यादा वो उनका काम था, उन्होंने किया है जो भी किया है, हमारे तो बस में नहीं थी। वो किलोमीटरों के एरिए में थी, हम तो कर कुछ नहीं सकते थे। बार वक्त महकमे के तावन से, पाक फौज के तावन से उन्होंने मेहनत की है और हमारी जान छुड़वाई है उससे, वरना हमारा बहुत नुकसान होता। हमारे साथ मौजूद हैं महकमा ज़राअत के डायरेक्टर सरगोदा डिवीज़न जनाब फैज़ कुंदी साहब। इनसे हम जानेंगे कि नुकसानात का तखमीना क्या लगाया गया है इस पूरे रीजन के अंदर, सरगोदा डिवीज़न के अंदर, चूँकि इसे फूड बास्केट कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है ज़रिए एतबार से, खुराक के एतबार से। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि ओवरऑल नुकसानात कितने हुए हैं इस इलाके में टिड्डी दल के अटैक की वजह से? अल्लाह के फजल से कोई इतना नुकसान नहीं। हाँ, हमारा जो है कुछ 2700 एकड़ के करीब अफेक्ट हुआ था, और उसमें जो नुकसान का हद थी वो 1 से लेकर 2% थी मैक्सिमम। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि टिड्डी की वजह से माशाल्लाह हमारा कोई नुकसान नहीं है। और उसकी वजह क्या थी कि वो हमारा जो टाइमली ऑपरेशन था, हमारे रिसोर्सेज थे। एक मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पहले रिसोर्सेज कम थे, लेकिन PDMA ने, हमारे महकमा एग्रीकल्चर ने, हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने, हमारे पाक आर्मी ने हमारी बड़ी भरपूर तामन किया हमारे साथ। और इस वक्त माशाल्लाह हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की, हमारे पास मशीनरी की कोई कमी नहीं है। हाँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे आइंदा जो है 2 महीनों में मे बी कि यहाँ दोबारा जो है वो किसी स्टेज पे हमारा वो स्वार्म आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम भरपूर तैयार हैं। हमारे पास मशीनरी है, एवरीथिंग इज़ विद अस, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इंशाल्लाह हम लोग को यहाँ जो है ना शिकस्त देंगे, जैसे पहले हमने शिकस्त दी है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, टिड्डी दल के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन से पहले ज़रूरी होता है कि सर्वेलेंस करके एरिया को मार्क किया जाए, और ये मुकामी जो किसान हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पे भी ये मार्किंग होती है। और जो सर्वेलेंस टीम्स हैं वो पूरा दिन और रात वो ट्रैवल करती हैं, ज़्यादातर दिन के औकात में ट्रैवल करती हैं और जाके एरियाज़ को मार्क करती हैं जहाँ पे टिड्डी दल का अटैक हो। जैसे आप वो येलो फ्लैग सामने देख रहे हैं, ये एक मॉक एक्सरसाइज इस वक्त यहाँ पे हो रही है, और ये येलो फ्लैग जो है इसमें मार्किंग हुई है सारे एरिया की। उधर से आप देखें येलो फ्लैग से ये सारा एरिया, जो ग्रीन एरिया सामने आपको नज़र आ रहा है, इस मॉक एक्सरसाइज में ये शो किया जा रहा है कि इस पर टिड्डी दल का जैसे अटैक हुआ है और किस तरह से ये टीमें रिस्पॉन्ड करती हैं उस पर। अब ये टीमें यहाँ पे पहुँची हुई है रिस्पॉन्ड करने के लिए। एरिया मार्क हो चुका है, सामने भी येलो फ्लैग है, ये पूरा एरिया जो है ये मार्क कर लिया गया है। तस्वीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बकर सैयद मूसा रज़ा। उनसे जानते हैं कि किस तरह से डे फर्स्ट से जब यहाँ पे बकर में टिड्डी दल का अटैक आया, किस तरह से रिस्पॉन्ड किया यहाँ के इदारों ने। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि
कोऑर्डिनेशन के साथ जिस तरह हमने बात की, ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे सक्सेसफुल रही, ये ऑपरेशन कामयाब हुआ, वो कोऑर्डिनेशन किस तरह से पैदा हुआ इदारों के दरमियान। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन कौन से मुख्तलिफ स्टेजेस थे कि जिन पे जाके टिड्डी दल का यहाँ पे ख़ात्मा हुआ। और ये जो मॉक एक्सरसाइज इस वक्त जहाँ पे हो रही है, ये भी हमें मीर साहब एक्सप्लेन करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी वाइस साहब। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस के आपने बकर को टिड्डी दल फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाया है और बड़ी ये आपकी कामयाबी है, चूँकि सबसे ज़्यादा अटैक हमें बताया गया कि इस एरिया में था। तो अभी ये जो मॉक एक्टिविटी चली, ज़रा इसके बारे में भी एक्सप्लेन कीजिएगा, और जब ये अटैक, कितने अटैक्स यहाँ पे आ चुके हैं अब तक टिड्डी दल के, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा अटैक था, और फसलें कौन कौन सी यहाँ पे मुतासर होने का खदशा था? इस तरह आपने बताया है कि लोकस में जो डिस्ट्रिक्ट भक्खर था, दिस वाज द मोस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब जी। हमारे पास जनवरी में स्वाम आने शुरू हुए फ्राम लिया एंड जंग। वो जो स्वाम हमारे पास पहले आए थे, दैट वाज आवर फर्स्ट फेज़। जो हमारी एग्रीकल्चर की टीम्स थी, उन्होंने कॉम्बैट किया, उन्हें किल भी किया। उसमें जो स्वाम हमें जंग से रिसीव हुए थे वो मैच्योर स्वाम्स, और उन्होंने इधर हमारे डेजर्ट के एरिया में जो स्प्रिंग लेइंग उनका टाइम था हैचिंग का और एग लेइंग का, वो उन्होंने की। पहले फेज़ में जितने 7 स्वाम आए वो हमारी एग्रीकल्चर की टीम ने उन्हें एलिमिनेट किया। लेकिन जो अगला फेज़ था जिसमें हमारे पास एग लेइंग होगी और हैचिंग होगी, वो फिर हमने जो हमारे SMBR हैं जो लीड कर रहे हैं टीम को प्रोविंशियल लेवल पे अंडर चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनकी तरफ से हमारी रिक्वेस्ट थी कि हमें जो पाकिस्तान आर्मी है उनकी सर्विसेज भी रिक्वेजिशन की जाए। तो हमने पाकिस्तान आर्मी की सर्विसेज रिक्वेजिशन की, क्योंकि ये स्केल बहुत मैसिव था। क्योंकि जो हमारे पास लोकस थी एग लेइंग, एक्सपेक्टिंग कि इट विल कॉज हैवक इन रेस्ट ऑफ द पंजाब। सो वी मेड श्योर। उसके बाद हम ये अपने एग्जीक्यूशन फेज़ में आए, और एज़ ऑफ टुडे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह के टरेन है, दिन रात हमारी टीमों ने काम किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम हो, एग्रीकल्चर की हो, पाकिस्तान आर्मी की हो, और विद इन 3 मंथ्स ये हमने एलिमिनेट की है वो जो हैचिंग हुई थी। अब जिस तरह आप पूछ रहे थे कि ये हम मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये अब हमारे पास जो इस वक्त एज ऑफ टुडे है, क्योंकि हमारे पास ना बैंड्स हैं ना हमारे पास स्वाम्स हैं, हम एलिमिनेट कर चुके हैं। तो अभी जो हमारे पास लल पीरियड है, हमारी जो लोग हैं जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं, जो पहले भी करते रहे, हम उनकी ट्रेनिंग और मॉक एक्सरसाइज करवा रहे हैं। ये जो आपको फ्लैग नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली हमारा ये था कि जब हम एक्सरसाइज में गए थे, जब हम गए तो उसमें जो दोपहर को था हमारी सर्वेलेंस टीम्स मूव करती हैं। सर्वेलेंस टीम कंप्राइजेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांट प्रोटेक्शन टीम्स। तो वो दिखाती हैं, बताती हैं वो मौके पे कि कौन सा एरिया है जो इन्फेस्टेड है, कितना एरिया इन्फेस्टेड है, विंड डायरेक्शन क्या है। वो फिर हमारी कॉम्बैट टीम को बताते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कितना चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसे मूव करते हैं। तो अभी ये टीम जो है ये हमारी अंडर ट्रेनिंग टीम्स हैं, जिनको हम ये बिल्कुल एक माइन्यूट लेवल पे आपको दिखा रहे हैं कि हम ट्रेन कर रहे हैं। ये जो हमारी कॉम्बैट ऑपरेशन है, ये रात को और दिन को साइमल्टेनियसली चलते रहे फॉर द कंटिन्यूस लास्ट 3 मंथ्स। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से ये ट्रैक्टर के साथ जो ईटोज़ इनके साथ भी हो रहा है, और बाकी भी ऑपरेशन हो रहे हैं। ये एक एरिया में एट ए टाइम कितनी मशीनरी आपकी इन्वॉल्व होती थी, कितना ह्यूमन रिसोर्स आपका इन्वॉल्व होता था? जी, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ, वो जिस तरह मैं आपको बता रहा कि सर्वे टीम इज़ बेसिकली द हार्बिंजर। वो हमें गाइड करती थी, हमें वी नो दी कैपेसिटी ऑफ एवरी इक्विपमेंट। जिस तरह ये आप देख रहे हैं जीटो जो है ट्रैक्टर माउंटेड, ये हमारे पास पता है कि ये 8 घंटे काम करेगा तो कितने हेक्टेयर आपका कवर कर लेगा। सेम वो जो प्लंजरीज हैं वो चल रही हैं हमारे पास हैंड्स। वी नो द कैपेसिटी ऑफ एवरी इक्विपमेंट कि अगर उसको एक बंदा इतने घंटे ऑपरेट करेगा तो हम इतना एरिया क्लियर करेंगे। सो वो जो सर्वेलेंस टीम हमें देती थी कि इतना एरिया इन्फेस्टेड है, उसी के हिसाब से हम मशीनरी मूव करते थे, उस एरिया को क्लियर करते थे। यहाँ मैं एक चीज़ ये भी क्लियर करता चलूँ कि दिन को ये स्कैटर्ड होती है, और हमारी जो सर्वेलेंस टीम है वो जब दिन को इसे करती है तो वो इसे राउंड ऑफ कर देती है कि यहाँ पे स्वाम है। तो जब हम रात को ऑपरेशन चलते हैं तो ये कंसंट्रेट हो जाता है, तो उस हिसाब से हम ऑपरेशन करते हैं। और इसमें हमारे लोकल फार्मर्स जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं, हमारे बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं। सो इट वाज अ जायंट एफर्ट, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टुडे वी कैन क्लेम कि भक्खर में इस वक्त लोकस का कोई अटैक नहीं है। थैंक यू सो मच सर। यकीनी तौर पर अगर ये एफर्ट ना होती तो अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान होता, पाकिस्तान की ज़रिए मईशत को नुकसान होता। पहले ही कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान की मईशत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, और ऐसे में अगर टिड्डी दल की वजह से हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सूरत हाल से निकलना। ऐसे में हमारी जो ज़राअत है, हमारी जो ज़री मईशत है, इसका इंटैक्ट रहना, इसको किसी भी किस्म के नुकसान से बचा के रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उम्मीद यही करते हैं कि जिस मुस्तैदी के साथ, जिस एफर्ट के साथ, जिस लगन के साथ पहले टिड्डी दल के अटैक्स को पंजाब के अंदर काउंटर किया गया है, नाकाम बनाया गया है, आने वाले वक्तों में भी जो मज़ीद फोरकास्ट की जा रही है, मज़ीद प्रेडिक्ट किया जा रहा है, मज़ीद अटैक्स आ सकते हैं, उन्हें भी नाकाम बनाया जाएगा।
नाज़रीन, सराय थल में हम मौजूद हैं और जिस तरह हमने पहले बताया कि ये एरिया सबसे ज़्यादा इन्फेस्टेशन यहाँ सबसे ज़्यादा थी टिड्डी दल की, और इस एरिया में कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ की इंतज़ामिया को, फ़ौज को, और जितने भी इदारे यहाँ पे मसरूफ़ थे, जिन सब ने मिलकर एफ़र्ट की टिड्डी दल के ख़ात्मे के लिए, इसमें पाक आर्मी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा, बहुत ह्यूमन रिसोर्स में भी और मशीनरी और इक्विपमेंट और गाड़ियों के फराहमी के एतबार से भी। तो फ़ौज के यहाँ पे ओवरऑल रोल के हवाले से बात करने हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर एहसन वकास साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं पाक आर्मी के सरगोदा डिवीज़न और फैसलाबाद डिवीज़न में। सर, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर, ओवरऑल पहले तो बताइएगा कि इस सारे एरिए में जब अटैक हो चुका था, जनवरी में पहला अटैक आया, फिर फरवरी में दूसरा आया, पाक आर्मी किस स्टेज पे इन्वॉल्व हुई और आर्मी का रोल मेनली यहाँ पे क्या रहा? पाक फ़ौज जो है वो हमतन मुख्तलिफ कुदरती आफात से निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखती है। उसी ज़ुमरे में जो आर्मी की एक एंटी लोकस स्कीम पहले से ही मौजूद है, और उसी को साथ लेके चलते हुए हमने अपनी तैयारी जो है वो इस खदशे के पेश नज़र कुछ अर्सा पहले शुरू कर दी थी। जब भक्कर के अंदर जिस तरह आपने बयान किया, यहाँ पे तकरीबन 6 बड़े स्वॉमलेट्स जो हैं वो लैया की तरफ से आए, और ये जो थल का बुनियादी तौर पे जो एरिया है ये बड़ा कंड्यूसिव है लोकस्ट की ब्रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे इंटेंस मीटिंग और इंटेंस एगलिंग जो है वो हुई थी, और जो ये ख़दशा था कि इसका जो फैलाव है बहुत वसी पैमाने पे हो जाएगा, तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत के मुताबिक पाकिस्तान फ़ौज ने अपने तमाम वसाइल को मोबिलाइज़ किया, अफरादी क़ुव्वत भी, गाड़ियाँ भी जिस तरह आपने बताया, और उसके अलावा दीगर साजो सामान जो भी हमें इस एंटी लोकस्ट ऑपरेशन के लिए चाहिए था उसको हमने मोबिलाइज़ किया। तो 1 अप्रैल से हमने जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके साथ एक जामे, मरबूत और मुकम्मल हम आहंगी के साथ एक ऑपरेशन का आगाज़ किया। सर, अगर ये ना करते, जिस तरह बताया इब्तदाई मरहले पे ही जब वो अंडों से उनकी अफजाइश शुरू हुई, उस वक्त ही आपने इसे कंट्रोल कर लिया, अगर ना करते तो खुदा ना खास्ता ये कितना फैलाव इसका हो सकता था, खदशा इसका क्या था, कहाँ तक जा सकता था ये? जी, ये जो बुनियादी तौर पे तो ये एक्सपर्ट्स जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं वो इसके ऊपर बेहतर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मेरी दानिश में ये है कि जितना ये एरिया था जहाँ पे ये इतनी ह्यूज इन्फेस्टेशन हुई थी, तो एक मोहतात अंदाज़ा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगाता है जी कि इसमें अगर ये ना किया जाता तो ये मुकम्मल तौर पे एक तो यहाँ पे जो ग्राम क्रॉप्स थी वो ख़त्म हो जानी थी, वो उसका डैमेज ह्यूज था, जो कि 80% ऑफ दी पाकिस्तान की प्रोडक्शन जो है वो ग्राम क्रॉप की वो यहाँ से होती है। और दूसरा ये था कि जो नंबर ऑफ़ स्वाम्स यहाँ से मैच्योर होकर निकलने थे वो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 40+ होने थे। अब ये जो हम एक्टिविटी देख रहे हैं यहाँ पे, एक एक्सरसाइज हो रही है, ट्रेनिंग चल रही है, इसके बारे में ज़रा ब्रीफ कीजिएगा, किस तरह की ट्रेनिंग है और किन किन इक्विपमेंट के ऊपर आप यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं? इसमें ना सिर्फ ये है कि जो हमारे जो आर्मी के ट्रुप्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, बल्कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और एक सेगमेंट इसका जो है वो जो लोकल फार्मर्स हैं उनके लिए भी है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जो पहला वाला स्टॉल जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे जो नैपसैक है, हैंड हेल्ड जिसको बोलते हैं जी, वो बिल्कुल वो आप देख सकते हैं, वो है कि उसको कैसे वो ऑपरेट करना है और उसका यूजेज कैसे कर सकते हैं। 20 लीटर का इसका टैंक होता है, और ये तकरीबन एक इंडिविजुअल अगर 8 to 10 आवर्स में अगर इसको कंटिन्यूसली अगर स्प्रे करे तो अबाउट 2 हेक्टर्स का एरिया जो है ये एक जो इंडिविजुअल है वो कर सकता है जी। और दूसरा है ये सामने हम देख रहे हैं इसका, ये प्लंजरीज जो है ना जी, ये दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट वेपन आई वुड से लाइट बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप देखें इसका जो थ्रस्ट है जो स्प्रे का वो काफ़ी दूर तक जाता है। तो जो ऐसा लोकस्ट होता है जो कि 4th इंस्टेंट 5th इंस्टेंट के बाद चला जाता है और वो दरख्तों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, या ऐसा स्वॉमलेट आ जाए जो कि दरख्तों के ऊपर आगे बैठना शुरू करे, तो ये उसके लिए ये प्लंजरी जो है ये इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसका जो है ना स्प्रे की पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास एक मॉडल इसका ये पड़ा हुआ है, ये व्हीकल माउंटेड भी हो सकती है, ये ट्रैक्टर माउंटेड भी हो सकती है,
तो ये इसके मल्टीपल फंक्शन हैं जिसके ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हील बारों में भी ये आती है, जहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं जा सकती तो आप इसको व्हील बारों में लेके तो आप जा सकते हैं। लैम्डा EC10 है, ये वो पड़ा हुआ है और इसमें इनको बताया जाता है कि कितनी क्वांटिटी में आपने इसको मिक्स करना है विद वाटर, ताकि उसको फिर स्प्रे के लिए आप इस्तेमाल कर सकें। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, उसने ऑलरेडी इसके ऊपर जो जहाँ पे स्प्रे किया गया था उसकी टेस्टिंग भी उन्होंने की थी कि आफ्टर स्प्रे उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है ग्राम क्रॉप्स के ऊपर, तो दैट वाज प्रूव्ड फ्रूटफुल के उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। ज़बरदस्त। जो सेफ्टी है, पर्सनल प्रोटेक्शन, ये बड़ी ज़रूरी है, तो उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि ये प्रोटेक्टिव गियर यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि मास्क का अपने स्प्रे से खुद भी बचना है, बड़ा हार्मफुल हो सकता है। जी ये बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो एक सेगमेंट आप देख रहे हैं कि जिसके अंदर जो है जो भी इंडिविजुअल स्प्रे कर रहा है वो इक्वली ससेप्टेबल है टू दी केमिकल्स विच आर बीइंग यूज्ड, पेस्टिसाइड जो है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मास्क है NP305 ये स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड है और ये आपको हेल्पफुल होता है जो लोग पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे होते हैं तो उनके लिए। तो ये एक इंडिविजुअल के लिए वो चाहिए। और फिर ये कवरिंग है, नीचे जो शूज़ हैं वो हैं इसके पास, आगे जो है ये एक राइज़र जो है वो लगा दिया गया हुआ है ताकि इसकी आइज़ पे और उसके ऊपर इफेक्ट ना आए। तो ये भी बेसिकली पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है ताकि अपने आप को भी बचाना है। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आपने नाजरीन देखिए यहाँ पे तैयारी जो नज़र आ रही है, किस तरीके के साथ, किस मेहनत के साथ, किस ज़बरदस्त कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ इस थल के सहरा में, इस बकर डिस्ट्रिक्ट में और ओवरऑल जो पूरे डिवीज़न का बता रहे थे, सरगोदा डिवीज़न का, फैसलाबाद डिवीज़न का, कि किस तरह से इस सारे एरिया में लोकस्ट को कॉम्बैट किया, कंट्रोल किया और अब तैयारी आगे से किस तरह की है। तो तैयारी तो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह, पहले तो उम्मीद ये करते हैं कि लोकस्ट का अटैक होगा ही नहीं, अगर होता है तो इंशाअल्लाह उसे हम ज़बरदस्त तरीके से काउंटर कर लेंगे, कॉम्बैट कर लेंगे यहाँ पर। बक्कर पहुंचने पर जिला में टिड्डी दल के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन पर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर बक्कर सैयद मूसा रजा ने ज़राई कंट्रोल रूम का दौरा करवाया, जिससे टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में मरकजी नर्व सेंटर समझा जाता है। इस दौरान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नुमाइंदे ने बताया कि जिला भर के किसान किसी भी वक्त टिड्डी दल के हमले या अफजाइश से मुतल्लिक मालूमात दे सकते हैं। कंट्रोल रूम में जिले इंतजामिया के अलावा महकमा ज़राअत, सेहत और पाक फौज के नुमाइंदे मौजूद रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक स्टोर पे मैं चने के गोदाम पे मौजूद हूँ और जो यहाँ के बता रहे हैं हमें महकमा ज़राअत और खुराक के हुकाम के, जो चने की फसल है वो कम ज़रूर हुई है, लेकिन पिछले साल जितनी फसल ही इस साल हुई है। चने के अबंडेंट स्टॉक्स जो हैं वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, चने की किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं हो रही। और नाजरीन, यहाँ से आपने जो ओवरऑल सूरत हाल आज देखी उसमें बड़ी हौसला अफजा एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ पे जो एफ़र्ट्स की गई हैं बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट्स थी, जिसमें बकर की ज़िले इंतज़ामिया इस सारी सूरत हाल को, सारे ऑपरेशन को लीड कर रही थी, जिसमें फिर उसमें महकमा ज़राअत के हुकाम और प्लांट प्रोटेक्शन के हुकाम हो गए, वजारत जो खुराक है, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, वहाँ से उनके नुमाइंदगान थे। और सबसे इसमें एक अहम रोल पाक आर्मी ने आके प्ले किया, एक डिसाइसिव रोल था उनका, ह्यूमन रिसोर्स के अतबार से भी और मशीनरी के अतबार से भी, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन यहाँ पे कामयाब हो सका है। और यही वजह है कि बकर किसी बड़े नुकसान से फ़िल वक्त तो बच गया है, लेकिन इसी तरह की एफ़र्ट्स हमें आइंदा भी देखनी होगी, इसी तरह की एफ़र्ट्स दरकार होगी ताकि मज़ीद किसी नुकसान से बचा जा सके, चूँकि आइंदा भी इस तरह के जो टिड्डी दल के मज़ीद स्वाम्स के आने का ख़तरा इस महीने के आखिर पे अगले महीने भी ज़ाहिर किया जा रहा है। तो यहाँ की सिचुएशन नाज़रीन आपने जानी। अब प्रोग्राम में हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको लेके चलेंगे नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर में, जहाँ आपको बताएंगे कि वहाँ पे किस तरह की कोऑर्डिनेशन हो रही है। तो ब्रेक के बाद आपको लेके चलेंगे रावलपिंडी में NLCC।
वेलकम बैक द शो नाज़रीन। ग्राउंड से सिचुएशन तो आपने जान ली कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए किस तरह के इकदाम ऑन ग्राउंड उठाए जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आपके सामने नेशनल लेवल पे जो एफर्ट्स हो रही है वो आपके सामने रखी जाएँ कि टिड्डी दल के सर्वेलेंस और कंट्रोल के लिए कौमी सतह पर एक नेशनल एक्शन प्लान जनवरी में तरतीब पाया था। उसी के तहत रावलपिंडी में नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर भी कायम किया गया है। यहाँ पे नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो हो रही है उसको मॉनिटर ना सिर्फ किया जाता है बल्कि आइंदा के लिए भी हिकमत अमली तय की जाती है कि किस तरह से इस चैलेंज से निमटना है। और ये जो NLCC है यहाँ पर न सिर्फ वफाकी जितने भी इदारे हैं आर्म फोर्सेस के यहाँ पे नुमाइंदगान होते हैं बल्कि इसमें सूबाई हुकूमतों के जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स इस वक्त एक्टिव हैं ऑन ग्राउंड टिड्डी दल के खात्मे के लिए, वो तमाम एक ही छत के तले बैठते हैं, यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाते हैं, पहले की जो प्रोग्रेस है उसे रिव्यू करते हैं और आइंदा की हिकमत अमली को यहाँ पे तय किया जाता है ताकि कोऑर्डिनेशन के साथ इस चैलेंज से निमटा जा सके। और आइए हम आपको बताते हैं, यहाँ जाके दिखाते हैं कि किस तरह का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे पाया जाता है और इस वक्त जो सिचुएशन है टिड्डी दल की मुल्क के अंदर उसे कंट्रोल करने के एतबार से वो कहाँ पहुँची है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर में टिड्डी दल के तदारक के लिए होने वाले अहम इजलास में वफाकी वजीर बरए तहफ़्फ़ुज़ खुराक सैयद फ़खर इमाम, पाक फौज के इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोअज़्ज़म एजाज, वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक, महकमा प्लांट प्रोटेक्शन, NDMA, ISPR, स्पार्को, वजारत खजाना और वजारत खारजा के हुक्काम शरीक हुए, जबकि वजारत दाखिला, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, PDMAs और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान के अलावा दीगर सिविल और अस्करी इदारों के हुक्काम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वफाकी वजीर बरए तहफ़्फ़ुज़ खुराक सैयद फ़खर इमाम ने फोरम को बताया कि टिड्डी दल सहरा में हो तो ये वफाक के जेर कंट्रोल महकमा प्लांट प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है, जबकि काबिल काश्त इलाके में चला जाए तो इसका खात्मा सूबाई हुकूमतों के ज़राअत के महकमों की जिम्मेदारी बन जाती है। उन्होंने ईद के दिन भी टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में स्प्रे करने पर पाक फौज और दीगर महकमों के जवानों और अफसरान के जज्बे को सराहा और मिलकर टिड्डी दल के चैलेंज से निपटने के अज़्म का इजहार किया। अल्टीमेटली जो ऑन द ग्राउंड पोजीशन है वो डिप्टी कमिश्नर हर चीज़ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारी आर्म फोर्सेस फुली ऑन बोर्ड हैं। 8,000 to 9,000 आवर सोल्जर्स आर टोटली मोबिलाइज्ड और ये मिलजुल कर ये इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोअज़्ज़म एजाज ने कहा, हर गुजरते दिन के साथ टिड्डी दल के खिलाफ कार्रवाई बेहतर हो रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहकामात के तहत पूरी तवज्जो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इत्तला के लिए कि NLCC इस वक्त 24/7 ऑपरेशनल है। यहाँ पे हमने अपनी हेल्पलाइंस सबको आवाम को आगाह कर दिया है, तमाम डिपार्टमेंट्स को आगाह कर दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास रियल टाइम लाइव रिपोर्ट्स आती हैं जिसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। जिस भी सूबे या जिस भी ज़िले से मुतल्लिका रिपोर्ट हो वहाँ के हुकाम को और वहाँ के फौजी इदारों को बताया जाता है और इमीडिएटली उन रिपोर्ट्स के ऊपर एक्शन लिया जाता है। कराची में मौजूद FAO के नुमाइंदे डॉक्टर मुबारक ने बताया कि ईरान से 10 दिन की ताखीर के साथ टिड्डी दल के बड़े हमले का खतरा है, जबकि मशरकी अफ्रीका से भी टिड्डी दल के बड़े झुंड जुलाई में पाकिस्तान आ सकते हैं। ताहम ईरान और अफ्रीका से टिड्डी दल स्वाम्स की रवानगी की पेश की इतला का निज़ाम मौजूद है। बलूचिस्तान में स्वाम्स के दाखिल होने पर FC भी मुतला करेगी। ये निशेस हैं इन बलूचिस्तान जहाँ पे ब्लीडिंग अभी भी जारी है एंड वी नीड टू कंट्रोल इट एग्रेसिवली। डायरेक्टर ज़राअत स्पार्को डॉक्टर एजाज भुट्टा ने बताया कि टिड्डी दल से मुतासरा और अफसाइश के इलाकों की जियो मैपिंग कर दी गई है। वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक वजीर ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि सूबे में रब्बी की फसलें नुकसान से बच गई हैं, जबकि खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इजलास में शरीक बलूचिस्तान के DG ज़राअत ने फोरम से दरखास्त की कि सूबे को इजाफी कीड़े मार अद्वियात और स्प्रे दरकार है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा, सूबे के सराई इलाकों में टिड्डी दल को कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज है। जुलाई में अफजाइश होनी है और इसके खात्मे का यही बेहतरीन वक्त होगा, वरना टिड्डी दल कंट्रोल से बाहर हो सकता है। उन्होंने जुलाई के पहले हफ्ते में स्प्रे के लिए 6 जहाज देने का मुतालबा किया। पंजाब से PDMA के हुकाम ने बताया कि सूबे में 15 लोकस आउटपोस्ट कायम कर दी गई हैं और मौजा सतह की कमेटियां कायम की जा चुकी हैं। पंजाब के हुकाम ने बलूचिस्तान की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर दिया। NDMA के हुकाम ने फोरम को आगाह किया कि स्प्रे के लिए माइक्रोन और दीगर जरूरी साजो सामान मंगवाया है, जबकि मजीद कीड़े मार अद्वियात भी मंगवाई जा रही हैं। माइक्रोन के ऊपर सबसे ज्यादा बातचीत होती है। 83 जो है हमने ऑर्डर कर दिए हैं, 14 जो है वो एंड जून तक मिल जाएंगे।
लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज ने फोरम में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और टिड्डी दल के खात्मे के लिए होने वाली अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। Once again, thank you very much all of you for your wholehearted participation and your contributions in the field. तो इंशाल्लाह this cooperation, this contribution will continue और हम सब ने मिलकर इसको लोकस को शिकस्त देंगे। हमारे साथ मौजूद है नेशनल फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर सैयद वसीमुल हसन साहब, जो कि फोकल पर्सन भी हैं लोकस कंट्रोल के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया। मैं आपकी ब्रीफिंग भी सुन रहा था। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जब खुराक के अतबार से जब हम बात करते हैं, कितना ज़्यादा डैमेज किया टिड्डी दल ने हमारी जो खुराक की पैदावार थी, हमारा जो एग्रीकल्चर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं खदशात इस तरह के आ रहे हैं कि शायद कोई खुराक की किल्लत हो जाए, कोई हमारी ऐसी फसलें हैं जो तबाह हो गई। हकीकत क्या है सर? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं हम टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड किया। मैं थोड़ा सा इसको जो है गुज़श्ता साल से जो है इसको मैं लिंक करना चाहूँगा कि जब ये मार्च 2019 में रिपोर्ट हुआ तो उसी वक्त से फेडरल गवर्नमेंट इसमें बहुत प्रोएक्टिव रही और उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिल के ना सिर्फ जो है बलूचिस्तान बल्कि सिंध पंजाब के अंदर इसको भरपूर तरीके से इसका मुकाबला किया। और उसके नतीजे में आज आपने देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लोग थे उन्होंने भी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया कि पिछले साल उन्होंने जो इस साल जो हमें रबी की गंदम मिल रही है उसकी उन्होंने बम्पर क्रॉप ली है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी इस चीज़ का जो है एतराफ़ किया कि उनके पास चने की फसल और सिंध में भी एक भरपूर क्रॉप हुई। तो पिछले साल जो हमारी खरीफ की और रबी की फसलें थी उसमें बहुत ही मामूली किस्म का नुकसान हुआ और हमने अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया और टिड्डी दिल को शिकस्त दी है। जबकि इस साल क्योंकि ये सिनारियो बहुत अरसे के बाद, सेंचुरीज़ के बाद डेवलप हुआ है कि जो है नेचर जो है वो लोकस को फेवर कर रही है और अफ्रीका में, यमन में बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हुआ और जब यहाँ आया तो गैर मौसमी हालात की वजह से ये अपना जो इसका तारीख़ी रूट रहा है उस पर वापस नहीं जा सका और उसने यहाँ स्ट्रेस ब्रीडिंग की और उसके अंदर मौजूद रहा। लेकिन हमारी भी भरपूर तैयारी मौजूद थी। इसके अंदर जो है हमारी 1105 टीमें जो है पूरे मुल्क में काम कर रही हैं, जिन्होंने अब तक 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर को जो है वो सर्वे किया और उसके नतीजे में 5,22,000 हेक्टेयर जो ज़मीन जिसके ऊपर ये एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अफेक्टेड होके गया था चारों सूबे के अंदर, उसको कंट्रोल किया। डैमेजेस अभी रिपोर्ट हो रही हैं लेकिन वो ऐसा जितनी सिग्निफिकेंट नहीं है। असल थ्रेड हमें जो रीजनल थ्रेड है, जो ईरान से हमें आना है या हॉर्न ऑन अफ्रीका से आएगा, उसका हमें ख़तरा है जिसकी फसल को डैमेज कर सकता है। रबी की फसल जो है वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुई। रबी क्या, आपका चना, आपके उसके अंदर चना महफूज रहा, आपकी गंदम महफूज रही और आपके जो है खुराक के ज़खायर जो रबी में पैदा होते हैं वो महफूज रहे। अब हमने आने वाली रबी की जो क्रॉप्स हैं हमारे पास, मैं ये भी बताता चलूँ, हमारे पास दोनों सीज़न का जो क्रॉप एरिया है वो 23.6 मिलियन हेक्टेयर का है, जिसमें से 16.6 मिलियन हेक्टेयर हमारी जो है जो फूड बास्केट पंजाब की कहलाती है उसमें एग्जिस्ट करता है, बाकी सिंध, बलूचिस्तान और केपी के अंदर है। क्योंकि बेसिकली ये इसका जो अफजाइश के लिहाज से जो है सहराई इलाके जो है इसके लिए बहुत मुनासिब हैं और ये बलूचिस्तान में हमारा असल से मुकाबला भी जारी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में इसको कंटेन करें और वहाँ से ना आने दें। लेकिन ये क्योंकि एक माइग्रेटरी पेस्ट है और ये हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका हम भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करें। फेडरल गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में जो है 20 अरब रुपए का जो है वो भी दी है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कैबिनेट की मीटिंग में जब हमने उनको प्रेजेंटेशन जाके दी थी, उन्होंने हमें बताया था कि फ़ंड्स की कोई कमी नहीं होगी और इसका भरपूर तरीके से मुकाबला किया जाए और तमाम रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए। आपने जब सिचुएशन को एनालाइज़ किया है फूड सिक्योरिटी के एतबार से विज़ावी लोकस्ट, क्या आपने किस नतीजे पे आप पहुँचे? वर्स्ट केस सिनेरियो में कितने हमें नुकसानात हो सकते हैं और बेस्ट केस सिनेरियो जिस तरह से हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट देख रहे हैं, होपफुली इंशाल्लाह मिनिमम हमारे डैमेजेस होंगे, तो बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो ज़रा बताइएगा आपने क्या एनालाइज किया? इसके अंदर हमने इसकी भरपूर तैयारी की है कि अगर आप देखें तो हमारी जो रबी और जो खरीफ की जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं जिसके अंदर हमारी मुख्तलिफ सब्जियाँ और फल शामिल नहीं हैं, वो जो है तकरीबन हमें 3.5 खरब रुपए की बनती है। तो उसके हवाले से अगर आप इसका आधा देख लें जो खरीफ के अंदर आएगा वो तकरीबन 1.4 खरब की होगी और अगर उसके अंदर वो 15% का लॉस करे तो वो तकरीबन आपका मोर देन जो है 240 जो हम हिसाब लगा रहे हैं अरब रुपए का बनता है।
लेकिन नुकसान सिर्फ वो फसल का नहीं होगा। अगर ये काटन को तबाह करती है तो सिर्फ फार्मर का नुकसान नहीं है, बल्कि जो वैल्यू ऐड हो रही है आगे जाके टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो उससे लेबर वाबस्ता है और चीज़ें हैं। आपका चावल जो है तकरीबन 7.2 मिलियन हम प्रोड्यूस करते हैं। आपका आने वाली खरीफ में आपके पास जो है मकई होगी जो कि 6.2 मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं, तो तमाम सेक्टर को वो डैमेज कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान आर्मी भरपूर तरीके से जो है सिविलियन का साथ दे रही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तमाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के टेक्निकल लोग इसमें जुट चुके हैं। ईद के मौके पे भी उन्होंने भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं। प्रोविंशियल NDMS और तमाम स्टेक होल्डर मिलकर भरपूर तरीके से जो है टिड्डी दल का मुकाबला कर रहे हैं। और मैं एज ए फूड कमिश्नर ये अश्योरेंस देना चाहूँगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी महफूज हाथों में और हम भरपूर तरीके से टिड्डी दल का मुकाबला कर पाएंगे। आने वाले दिनों में सर एक जो जिस तरह से बात की, स्वाम्स कुछ अफ्रीका से आने का खदशा है और मिडल ईस्ट से, और लोकली भी आपने कहा कि यहाँ पे भी उनकी हो रही है, अफजाइश हो रही है। ये कितना बड़ा ख़तरा पैदा कर सकते हैं? सिचुएशन इस वक्त अंडर कंट्रोल है जिस तरह आपने बताया, और आने वाले दिनों में किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं? जी, इसको इंटरनेशनल सिनेरियो में हमें इस तरह देखना चाहिए कि ईरान के अंदर पिछले साल के मुकाबले में जो हमें FAO हमें रिपोर्ट दे रहा है कि वो 7 गुना ज़्यादा थ्रेड है, और उनके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस भी हैं। जो रिक्वायर्ड पेस्टिसाइड इसके अंदर अप्लाई होते हैं वो उनको अवेलेबल नहीं है, और वहाँ इस दफ़ा जो है लोकस का थ्रेड ज़्यादा है। और क्योंकि वहाँ ड्राइनेस नहीं हो अभी तक आई है, तो इस वजह से अभी तक वहाँ से पॉपुलेशन माइग्रेट होना शुरू नहीं हुई है। जबकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी एक बहुत बड़ी थ्रेड है कि अगर वहाँ से स्वाम चलते हैं तो वो डिस्टेंस यहाँ 22 से 25 दिन का बनता है। लेकिन FAO की सिलसिले में मुकम्मल जो है तैयारी मुकम्मल है। वो हमें एक ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए, और यहाँ पाकिस्तान आर्मी के GIS जो विंग है वो भी हमें भरपूर इसमें सपोर्ट कर रहा है कि हम एक ट्रैकिंग सिस्टम उसका डेवलप कर लें, और जब वहाँ से वो रवाना हो तो हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल हो कि जहाँ आके इसने सेटल होना है वो जगहें हमें डिटरमिन है, और हम उसका इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। सर एक चीज़ हो गई, ज़ाहिर है 27-28 साल के बाद ये चैलेंज पाकिस्तान में हमारे सामने आया, तो ऑब्वियसली एकदम से हमारी वो तैयारी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। लेकिन आगे के लिए जब हम बात कर रहे हैं कि इस साल तो हमने एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, फ्यूचर के लिए कोई ऐसा सिस्टम इन प्लेस आप सोच रहे हैं कि किया जाए कि मुस्तकिल तौर पर टिड्डी दल के चैलेंज से छुटकारा हासिल किया जा सके? जी हाँ, इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक फ़खर इमाम साहब और उमर हमीद साहब ने भरपूर जो है इसके अंदर तैयारी करवाई है, और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो इसको हमेशा से देखता रहा है, जैसे आपने फरमाया 27 साल के बाद आया है, उसकी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। और उसके अंदर जितने भी हम हर सूबे के अंदर एक डायरेक्टर इसके अंदर हम जो है प्रपोज कर रहे हैं कि हर सूबे में एक जो है लोकस का डायरेक्टर हो, और उसके नीचे एक पूरा सेटअप हो, डिप्टी डायरेक्टर, एंटमोलॉजिस्ट, लोकस असिस्टेंट, ताकि रेगुलर बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग हो और पूरे तरीके से उनको एसेट्स दिए जाएं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशनल और तमाम अखराजात को मीट करते हुए, और पूरी तैयारी रखी जाए कि आइंदा मुस्तकबिल में जब कभी भी इस तरह का मुकाबला करना हो तो हमारी तैयारी मुकम्मल हो। लेकिन पिछले 27 सालों में डिपार्टमेंट बहुत ही खस्ता हालत में रहा, और इस हुकूमत के आने के बाद एक भरपूर तैयारी की जा रही है कि डिपार्टमेंट को उसके कदमों पर खड़ा कर दिया जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, टिड्डी दल के चैलेंज के हवाले से आपने हम न्यूज़ पे पाकिस्तान टुनाइट का स्पेशल शो मुलाहिज़ा किया, और ये पहली मरतबा हुआ है कि कोई भी चैनल आया है NLCC के अंदर आके यहाँ की कार्रवाई को आप तक पहुँचाया है एक्सक्लूसिवली। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये था कि टिड्डी दल का चैलेंज किस नौयत का है, कितना शदीद ये बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए, और किस तरह से हम इससे निमट रहे हैं, ये तमाम तर सूरत हाल आप तक पहुँचाई जाए कि ग्राउंड पे किस तरह की एक्टिविटी इस वक्त जारी है, ग्राउंड पे किस तरह के ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं, किस तरह का सिस्टम इन प्लेस है, और आने वाले दिनों में हम किस तरह के इकदाम उठाने जा रहे हैं ताकि मुस्तकिल बुनियादों पर टिड्डी दल के चैलेंज से निमटा जा सके। जिस तरह से बताया है मुतल्लिका हुकाम ने, ब्रीफिंग्स आपको हमने सुनवाई, उसमें एक तो बड़ी हौसला अफजा चीज़ सामने आई कि बहुत ज़्यादा नुकसानात जो हैं वो टिड्डी दल पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सका, यहाँ से ट्रैवल करके आगे चला गया, लेकिन चैलेंज की सूरत में, एक थ्रेट की सूरत में टिड्डी दल का खतरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन जिस तरह का सिस्टम इन प्लेस हम देख रहे हैं, जिस तरह की कोऑर्डिनेशन के साथ वफाकी सूबाई सतह पे और आर्म फोर्सेस के भी हुकाम इसमें इन्वॉल्व हैं, सब मिल के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह इस चैलेंज से हम भरपूर तरीके से कामयाबी के साथ निमट लेंगे। समर अब्बास को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।